साथियों, आज महान समाजवादी चिंतक और नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी वर्ष है जन्मदिन का। आज ही के दिन 1924 में उनका जन्म हुआ था। बिहार के एक समस्तीपुर में बहुत छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उस गांव में मैक्सिमम 70% जो लोग थे वो सामंतवादी विचारधारा के थे। 30% वहाँ पे पिछड़े वर्ग के और दलित समुदाय के लोग रहते थे। तो आज इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि उनके समाज के लोग ही उनके बारे में नहीं जानते। इतना बड़ा नेता नाई समाज में हुआ, लेकिन नाई समाज के लोग ही नहीं जानते हैं कर्पूरी ठाकुर कौन था। मैं तमाम ऐसी दुकानें हैं देवरिया से लेकर के गोरखपुर जहाँ पर बैठता हूँ, पूछता हूँ, अक्सर करके पूछता हूँ, लोगों को उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। पर आज केंद्र सरकार ने उनके स्वर्ण जयंती पर भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, देने का घोषणा करके यह बता दिया है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जननायक जी को सम्मान देना चाहती है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, तमाम बार मांगे उठी, लेकिन कांग्रेस ने यह कार्य पहले नहीं किया है। तो जितना भी कांग्रेस ने रायता फैलाया है उसी को बीजेपी समेट करके सत्ता में है। अन्यथा बीजेपी की नीतियां और कांग्रेस की नीतियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार विधायक बने 1952 में, तो उससे लगातार किसी न किसी तरीके से यह हमेशा विधायक बनते रहे और इस दौरान 2 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा सरलता थी उनमें कि उन्होंने अपने घर का निर्माण भी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय सैलरी आपको ही पता है, तनख्वाह मुख्यमंत्री की प्रायः बहुत कम रहा करती थी। किसी भी तरह के वो भ्रष्टाचार में नहीं फंसे, वो अक्सर करके रिक्शे से चला करते हैं। आप सोच सकते हैं, एक अति पिछड़ा समाज से, नाई समाज से आने वाला मुख्यमंत्री केवल रिक्शे से चल रहा है। कई बार चंद्रशेखर जी से जब उनकी मीटिंग हो रही थी 1977 के समय में, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो इनका कुर्ता फटा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर जी ने तमाम अपने साथ के नेताओं से चंदा इकट्ठा करके उनको पैसा दिया कि आप एक अच्छा कुर्ता ले लीजिएगा, इसका कुछ न करिएगा। फिर भी कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि इस पैसे को मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दूंगा, क्योंकि वहां पे इस पैसे की ज्यादा जरूरत है। और जब ये मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने सबसे पहले मंडल कमीशन से भी पहले ओबीसी समाज को 26% आरक्षण दिया और 12% उसमें से अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया। अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा पिछड़े समाज से भी पिछड़ी जातियां आती हैं, जो कि बिहार में पहला इन्होंने इतिहास रच दिया था। तमाम तरह का विरोध हुआ, क्या जनसंघ क्या कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए थे। जनसंघ के जो नेता है, जो वर्तमान में बीजेपी है, वो भी इनके खिलाफ नारे लगाते थे। कांग्रेस के लोग इनके खिलाफ नारे लगाते थे, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। ये इक्वलिटी की बात करते थे। और आज भी जब भी बैकवर्ड समाज के नेता को मौका मिलता है या दलित पिछड़े समाज के नेता को मौका मिलता है, हमेशा वो बराबरी की बात करता है, सबको बराबरी पे लाना चाहता है। लेकिन इससे बहुत लोगों को दिक्कत हो गई। फिर भी इन्होंने पटना के गांधी मैदान में बुला करके जूनियर इंजीनियर को सिंचाई विभाग की भर्ती की और आरक्षण के आधार पर ही भर्ती की, जिससे तमाम लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन इससे जनसंघ को दिक्कत हो गई, उन लोगों ने समर्थन खींच लिया और इनकी सरकार जो है गिर गई थी। फिर भी कर्पूरी ठाकुर इससे घबराए नहीं, वो लगातार अपने विचारों पर अपना कार्य करते रहे। तो आज उस महापुरुष का जन्मदिन है और ये शताब्दी वर्ष है, उनके जन्मदिन का 100वां वर्ष है, जिसपे हमें उनको याद करना चाहिए और उनकी वैचारिकी को उत्तर भारत में जगह जगह पहुंचाने की जरूरत है। उनकी वैचारिकी जो है अभी उत्तर भारत के लोगों को ही नहीं पता है, उनके समाज के लोगों को ही नहीं पता है कि कर्पूरी जननायक ठाकुर क्या थे। इन्हें जननायक इसलिए कहा जाता है कि वो सबके नेता थे। उसमें उन्होंने जब आरक्षण दिया था तो 3% गरीब सवर्णों के लिए भी दिया था, महिलाओं के लिए भी उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया था। फिर भी इनका इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि तमाम पदों पर सामंतवादी विचारधारा के लोग ही थे, जिससे वो कभी नहीं चाहते कि दूसरे अन्य विचारधारा के लोग आगे आए और आगे की तरफ बढ़े। एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। जब कर्पूरी ठाकुर साहब हाई स्कूल पास किए थे, मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तो अपना रिजल्ट लेकर के जब अपने पिताजी को बताते कि मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, उस समय आपको पता होगा गिने चुने लोग, समझ लीजिए 1940 का समय रहा होगा, 24 में इनका जन्म हुआ है,
तो जो 1934 या 37वीं 1937 या 1938 का समय था जब मैट्रिक की परीक्षा पास हुए था। अपने पिताजी के साथ ये जाते हैं वहां के एक सामंत के पास। इन्हें लगता है वो उन्हें शाबाशी देगा और हो सकता है पढ़ने में आगे मदद कर दे। तो जब इन्होंने बताया कि मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, तो सामंतवादी विचारधारा का व्यक्ति ने कहा ठीक है, पास तो कर लिए हो, लेकिन आओ मेरा गोड़ दबाओ। गोड़ दबाने का मतलब होता है पैर दबाना। इनको वो बात बहुत खली और फिर उसके बाद भी ये रुके नहीं और इस विचारधारा को तोड़ने के लिए उन्होंने पढ़ाई अपना जारी रखा। वो शहर गए पढ़ने के लिए, तमाम मुसीबतें आती रही, उन्होंने एडमिशन लिया कला क्षेत्र से, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, तमाम समस्याएं थी, वो पढ़ नहीं पाए। जेपी आंदोलन में भी बहुत ज्यादा सक्रिय रहे। जेपी आंदोलन इमरजेंसी का समय आपको याद होगा, उस समय भी ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहे। तमाम जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बनी उससे कई बार ये विधायक भी रहे, एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और विरोधी दल के नेता तो कई बार रह चुके थे। ऐसे किस्से तमाम आपको सुनने को मिल जाएंगे जो इनकी महानता के किस्से हैं। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारे समाज में हुआ, जो जब उनकी डेथ हुई तो उस समय तक उनके पास रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ झोपड़ी थी, खुद का घर नहीं था। आज उनके जो पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, वो जदयू कोटे से सांसद रहे 2 बार और हो सकता है इस बार भी वो सांसद बन जाएं किसी न किसी कोटे से। लेकिन उसमें हमें बेहद खुशी है कि बहुत दिनों बाद जो सामाजिक न्याय के नेता को मिलना चाहिए था सम्मान में मिला, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। यह स्वागत योग्य है। तो आप कर्पूरी ठाकुर जननायक को पढ़ें और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाएं, उनकी ईमानदारिता को लोगों को पहुंचाएं। एक घटना थी, इन्होंने अपने एक साथी विधायक को नोट लिख करके दिया कि मुझे कृपया जीप अपना दे दीजिए, मुझे कहीं जाना है। उस साथी विधायक ने उस नोट पे उत्तर दिया कि आप मुख्यमंत्री थे, आप जीप क्यों नहीं खरीद लेते, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं बहुत व्यस्त। उसने जीप नहीं दिया। बाद के कुछ वर्षों में उस साथी विधायक पर तमाम जांच हुई, तमाम वो मामले में फंसे और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन इनके पास कोई भी आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो पिछड़े समाज को अपने लोगों को समझना चाहिए, उनकी बातें करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग उनसे बहुत कुछ सीखें और इस समाज में बराबरी की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।